गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। दिल्ली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 6 जनवरी और इस वीडियो के अंदर रोजाना की तरह कंपटीशन के लिहाज से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं और कल की तरह बहुत अच्छा करंट अफेयर्स आया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत के अंदर बांधों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। डैम्स है हाल ही के अंदर क्यों न्यूज के अंदर है, क्योंकि भारत के कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक उनकी एक नई रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी मध्य प्रदेश में निर्मित जो गांधी सागर बांध है उसको तत्काल मरम्मत किए जाने की आवश्यकता बताई। उस बांध को लेके कैग के द्वारा चिंता जताई गई है क्योंकि उस बांध की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। कौन सा? गांधी सागर बांध। और जो कई बार क्या है कि टूट भी चुका है, बनने के बाद में क्या कई बार टूट भी चुका है, जिसकी वजह से इसके जो निचला क्षेत्र है उसमें कई बार क्या है कि बाढ़ वगैरह की वजह से जो जनजीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इसलिए सरकार से उन्होंने बोला है कि इस बांध का तत्काल रूप से निर्मित किया जाए। ये जो गांधी सागर बांध है ये राष्ट्रीय महत्व के 5 प्रमुख जलाशयों में से एक है। ये चीज़ भी याद रखना। गांधी सागर बांध का निर्माण कब हुआ था? 1960 के अंदर। 1960 के अंदर गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ था। राजस्थान के जो कई जिले हैं उनको पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ 115 मेगावाट यानी ये बहुउद्देश्य बांध परियोजना है जिसमें 115 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन इस बांध के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, कुछ फैक्ट और बता देता हूँ दोस्तों। दुनिया के अंदर जो बड़े बांध बनाने की सिचुएशंस के अंदर यानी जो विश्व के अंदर जो बड़े बांध है उसके मामले में भारत दुनिया के अंदर तीसरे स्थान पे है, यानी 3 बड़े देशों में से एक है। ये चीज़ भी यहाँ पे याद रखना दोस्तों। लेकिन भारत के अंदर सिचुएशंस कैसी हो रखी है? बांधों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। एक आंकड़े के तौर पे 5200 से अधिक जो बड़े बांध हैं उनमें से लगभग 1100 बड़े बांध ऐसे हैं जो 50 साल की आयु है वो पार कर चुके हैं। ठीक है, यानी 50 साल से ज़्यादा पुराने बांध हो चुके हैं। कितने? 1100 बड़े बांध। और कुछ तो क्या है कि 120 साल से अधिक पुराने हैं। आज़ादी के पहले के टाइम के हैं, 120 साल हो गए, इतने पुराने बांध वगैरह हैं वो भारत के अंदर क्या है कि अभी भी कार्य कर रहे हैं। और इसके चलते भारत के अंदर देश के बड़े बांधों में से 80% जो बांध है डैम्स हैं वो अप्रचलित होने की संभावना है। उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो कार्य क्षमता वगैरह है वो अब वैसी नहीं रही। उनकी जर्जर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसलिए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो जो कावेरी नदी पर निर्मित जो कृष्णा राजा और मेटूर बांध है वो 90 साल पुराने हो चुके हैं, यानी लगभग 90 साल पुराने हो चुके हैं कावेरी नदी बांध। तो कावेरी नदी के 2 बांध याद रखिए। कौन कौन से? कृष्णा राजा सागर। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये कर्नाटक के बर्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है मेरे हिसाब से। और ये दोनों बांध, मेटूर बांध और कृष्णा राजा सागर बांध, ये दोनों के दोनों कावेरी नदी पे है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखोगे। सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है बांधों को लेके? सरकार के द्वारा 2019 के अंदर बांध सुरक्षा अधिनियम एक्ट बनाया गया था। बांध सुरक्षा विधेयक है वो राज्यसभा के द्वारा 2019 के अंदर पारित किया गया था। तो ये एक्ट वगैरह याद रखिए। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न किया गया था कि जो डैम्स हैं उनकी विफलता से संबंधित जो भी आपदा वगैरह रहती है उसके रोकथाम हेतु बांध की पहले से ही निगरानी वगैरह की जाए, उसका निरीक्षण किया जाए, संचालन हो गया, रख रखाव का प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है ताकि उसके सुरक्षित कामकाज के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र का निर्माण किया गया है ताकि समय समय पे क्या है मॉनिटरिंग वगैरह करता रहेगा, संचालन वगैरह रख रखाव से संबंधित जो भी कार्य वगैरह है वो टाइम पे होंगे। तो एक तरह से संस्थागत ढांचा इस बांध सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। ये चीज़ भी याद रखो। और सरकार के द्वारा एक परियोजना भी स्टार्ट की गई है, बांध पुनर्वास और सुधार योजना। ये सेकंड चरण है इसका। पहला चरण पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जो बांध पुनर्वास सुधार योजना भी बांधों को सुधार करने के लिए, उनमें क्या है कि पुनर्निर्माण करने के लिए एक परियोजना का भी सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों चंबल नदी के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि गांधी सागर बांध है वो इस नदी पे है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जनपाव पहाड़ी से। तो कुछ फैक्ट है, आप ध्यान से सुनना। मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से ये निकलती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 995 किलोमीटर। 995 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है और ये 12मासी नदी है। वर्ष भर ये नदी बहती रहती है। तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12मासी
ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? काली नदी, पार्वती, बनास, कुराई, बामनी और शिप्रा, ये प्रमुख नदियाँ हैं। काली, पार्वती, बनास, कुराई, बामनी और शिप्रा, ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं जो याद रखना। शिप्रा नदी है जिसके किनारे उज्जैन शहर है, वो बसा हुआ है, ये चीज़ भी आप याद रखिए। और ये नदी मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में एंट्री करती है और राजस्थान से बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अंदर, कौन से जिले के अंदर? इटावा जिले के अंदर ये यमुना के अंदर मिल जाती है। तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश में इटावा नामक जिले में ये यमुना के अंदर मिल जाती है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। ठीक है। चंबल नदी को प्राचीन काल के अंदर चरमवती के नाम से भी जाना जाता है, तो ये प्राचीन नाम भी आप याद रखिए। और इस नदी पे 3 बांध बने हुए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक के बारे में जो चिंताएं वगैरह है वो जता चुके हैं, एक गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध जो कोटा के अंदर है, तीसरा जवाहर सागर, और एक बैराज भी है, कौन सा? कोटा बैराज। तो ये 4 जो फैक्ट है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। कुछ जगह पे चंबल नदी को कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। कामधेनु नदी किसे कहते हैं? तो चंबल नदी को कहते हैं। और इस नदी पे एक जलप्रपात है जो चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात है, वो कहाँ पे है भाई? कोटा के अंदर। कोटा के अंदर इस नदी पे ये जलप्रपात है। ये नदी, चंबल नदी, अवनालिका अपर्दन है। ये जिस क्षेत्र से गुजरती है वहाँ पे बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। अवनालिका अपर्दन है, उसके लिए जानी जाती है। इसके अलावा एक चंबल अभयारण्य है इस नदी के किनारे पे जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए। और चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो 19,500 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो ये फैक्ट है, 995 किलोमीटर लंबी, 19,500 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र, ये चीज़ भी आप याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, ब्राज़ील के अंदर जो सेरेडो है, वनों की कटाई है, ये सेरेडो नाम आपने पहली बार सुना है। और इसके बारे में देखो, आपको मैप के माध्यम से भी बताऊंगा, जानते हैं इसके बारे में। ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि 2021 के अंदर ब्राज़ील के सेरेडो के अंदर 2015 के बाद में उच्चतम स्तर पे वनों की कटाई हो रही है। यानी वनों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है। सेरेडो नामक वन है, वो कहाँ पड़ते हैं? ब्राज़ील के अंदर, अमेजन वनों के पास में। और वहाँ पे जो वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से ये रिपोर्ट वगैरह प्रकाशित हुई थी। ये दुनिया के सबसे बड़े सवाना क्षेत्रों में से एक है। सेरेडो दुनिया के सबसे बड़े सवाना क्षेत्रों में से एक है। सवाना क्या है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, ठीक है। और सेरेडो जो वन है उनको डाउन साइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेरेडो वन है, उनको डाउन साइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो पौधे वगैरह रहते हैं, इनकी गहरी जड़ रहती है, जो क्या करते हैं, आग से बचाने के साथ साथ सूखे की समस्या का भी समाधान करते हैं। इसलिए इनको डाउन साइड फॉरेस्ट कहा जाता है। सेरेडो वनों को डाउन साइड फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये वन वगैरह इतने क्षेत्र के अंदर फैले हुए हैं जिसकी वजह से अपने लिए ये कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं। यानी जलवायु पर जो परिवर्तन है उसको रोकने के लिए मदद करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कर्ब करते हैं, ये कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं सेरेडो। और ये आप मैप के अंदर देख सकते हो, ये ब्राज़ील पड़ता है पूरा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। वैसे भी विश्व के जो बड़े क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखोगे तो प्रमुख 7 देशों में से एक है ब्राज़ील। और ये ब्राज़ील के जो अमेजन का क्षेत्र है ये यहाँ पे पड़ता है। अमेजन जो फॉरेस्ट है ये सेरेडो है, जहाँ पे सवाना प्रकार की ये वनस्पति पाई जाती है ब्राज़ील के अंदर, उसको सेरेडो कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर ये एक तरह की सवाना का उप क्षेत्र है और इतने बड़े क्षेत्र के अंदर वनस्पति वगैरह है, तो एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। इसमें कुछ देख सकते हो, आप सवाना के बारे में बात कर रहे थे। ये जो सवाना वनस्पति है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। लेकिन कुछ जो प्रेरीज हैं, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान जो नॉर्थ अमेरिका है उसका जो सुपीरियर, जो 5 प्रमुख झील वाला जो क्षेत्र है, सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो, कुछ ज़िले हैं, उनके चारों ओर जो क्षेत्र पाया जाता है प्रमुख रूप से गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है। गेहूँ की पेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेरीज के जो घास के मैदान है वो कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका के अंदर। और स्टेपीज कहाँ पे है दोस्तों? स्टेपीज ये जो आपको येलो दिख रहा है, खासतौर से जो यूरेशिया वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पे यूरोप और एशिया का जो मिला के जो क्षेत्र है उसको यूरेशिया कहते हैं। और वहाँ पे क्या कि स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, स्टेपीज। और सवाना जो वनस्पति है वो मुख्य तौर पे अफ्रीका का जो ये मिडल वाला जो क्षेत्र है,
इसके साथ साथ थोड़ी बहुत ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पाई जाती है। और ये ब्राज़ील का जो क्षेत्र है, जिसके लोकेशंस वगैरह आगे बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कोलंबिया हो गया, वेनेजुला के अंदर ये जो क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर और साउथ अफ्रीका का जो वेल्ड घास के मैदान है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये चीज़ भी आप याद रखना दोस्तों। मैप के माध्यम से आपको बता दिया। सवाना वनस्पति क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। सवाना एक वनस्पति का प्रकार है जो मुख्य रूप से गर्म और शुष्क जलवायु वाली जो परिस्थितियाँ हैं, आप नज़र दौड़ाइए विश्व पे कि जहाँ पे गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है परिस्थितियाँ, वहाँ पे सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो बिखरे हुए वृक्ष के साथ में जमीन पर लंबी घासों की जो विशेषता है। सवाना क्या है? एक तरह की घास की प्रजाति है जहाँ पे क्या है कि बिखरे हुए वृक्ष, यानी जो वृक्ष वगैरह हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कम है, लेकिन जो घास है जमीन पर क्या है कि क्योंकि शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है, गर्म और शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है, इसकी वजह से पेड़ पौधों का अभाव पाया जाता है, लेकिन जमीन पर क्या है कि लंबी लंबी घास वगैरह रहती है। तो ये विशेषता मौजूद रहती है सवाना क्षेत्र के अंदर। ये चीज़ भी याद रखना। सवाना के प्रमुख बड़े क्षेत्र कौन से हैं? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत के अंदर भी सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। म्यांमार अपना जो पड़ोसी देश है, थाईलैंड जो एशियाई क्षेत्र है, और जो मेडागास्कर ये हिंद महासागर के अंदर पड़ता है। आप देखोगे अफ्रीका वगैरह है, ये भारत नहीं है, मैं अफ्रीका का मैप बनाया ये, और यहाँ पास में ये मेडागास्कर द्वीप पाया जाता है। तो वहाँ पे ये प्रमुख क्षेत्र है सवाना के। याद रखना दोस्तों, इसके क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं। और ये सवाना वनस्पति है वो मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के पास में 8 डिग्री से लेके 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में, उत्तर और दक्षिण के अंदर 20 डिग्री अक्षांश, भारत भी क्या है कि 20 डिग्री अक्षांश के अंदर कती आता है। तो भारत का कुछ क्षेत्र आता है, ठीक है। तो 8 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में जहाँ पे गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये चीज़ आप फैक्ट के तौर पे याद रखना। और इस क्षेत्र के अंदर वार्षिक तौर पे वर्षा कितनी रहती है? 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों, अगले बारे में बात करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसको आरबीआई के द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। किस बैंक का दर्जा दिया गया? अनुसूचित बैंक। ये पेमेंट बैंक थी, जैसे पेटीएम भी एक पेमेंट बैंक है, तो इसको अभी अनुसूचित बैंक का दर्जा आरबीआई के द्वारा दिया गया है। कौन से एक्ट के माध्यम से? आरबीआई के पास पावर कहाँ से आती है? आरबीआई ने ये कहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसको भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है, उसकी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। और उन्हीं बैंकों को भारत में अनुसूचित जो बैंक रहती है, एक्ट याद रखिए, आरबीआई का जो खुद का एक्ट है 1934 का, उसकी दूसरी अनुसूची में यदि किसी बैंक को शामिल करता है तो वो अनुसूचित बैंक की श्रेणी के अंदर आता है, ठीक है। भारत में उन्हीं बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है। और जो बैंक इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती, उनको गैर अनुसूचित बैंक के रूप में भी जाना जाता है, गैर अनुसूचित बैंक। तो ये फैक्ट आप याद रखना। और आरबीआई किन बैंकों को शामिल करती है? आरबीआई इस अनुसूची के अंदर उन्हीं बैंकों को शामिल करती है जो अधिनियम की धारा 42(6)(1) के तहत जो निर्धारित मानदंड है वो पूरे करते हैं। आरबीआई के द्वारा कुछ निर्धारित मानदंड वगैरह बना रखे हैं, वो यदि कोई भी बैंक वगैरह फुलफिल करती है उसको शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इससे क्या सुविधा मिलती है भाई? गैर अनुसूचित और जो अनुसूचित बैंक है उसको क्या सुविधा मिलती है? भारत के अंदर अभी कितनी अनुसूचित बैंक वगैरह है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको कुछ 2 प्रमुख सुविधाएं वगैरह हैं, यदि अनुसूचित बैंक का दर्जा मिल जाता है तो उनको क्या, पहले तो आरबीआई से बैंक रेट के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकती है। जो आरबीआई है उसकी बैंक रेट है, बैंक रेट के आधार पे ऋण वगैरह है, आरबीआई से उधार वगैरह अनुसूचित बैंक है, यदि दर्जा मिल जाता है तो ले सकती है। दूसरा चीज़, वह स्वतः ही समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर लेती है। यानी जब भी कहेगी जो एनपीए वगैरह है उसका निपटारा वगैरह करना हो तो उसकी सदस्यता वगैरह जो तरीके वगैरह हैं, क्योंकि सार्वजनिक बैंक के तौर पे क्या है कि इसको समाशोधन क्या है कि जो गृह के अंदर सदस्यता लेते हैं। तो ये 2 प्रमुख जो मूल सुविधा है ये शेड्यूल बैंक को प्राप्त होती है। नेक्स्ट दोस्तों, पेंगोंग तसो झील के बारे में बात करते हैं। इस झील के बारे में कल मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कुछ और फैक्ट वगैरह हैं जिसके बारे में बात करते हैं, कुछ और न्यूज़ वगैरह हैं वो बाहर आई है। तो पेंगोंग तसो झील के बारे में बात करते हैं। हुआ क्या था कि चाइना के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर, इसके जो झील के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र है, ये पूर्वी लद्दाख के अंदर पड़ती है और प्रमुख विवादित क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो उस क्षेत्र के अंदर उत्तरी और दक्षिणी जो तट है देख सकते हो आप,
उत्तरी तट कुर्नोक, ये कुर्नोक इस झील का उत्तरी तट है चाइना की तरफ, और दक्षिणी तट को मोल्दो, उनको जोड़ने के लिए, मोल्दो और कुर्नाक को जोड़ने के लिए लगभग, क्योंकि इन दोनों तटों के बीच में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। चाइना क्षेत्र के अंदर जो पूर्वी लद्दाख है, चाइना के क्षेत्र के अंदर कुर्नोक और मोल्दो दो तट है, उन दोनों तटों को जोड़ने के लिए लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। उन दोनों को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण चाइना के द्वारा किया जा रहा था और भारतीय सैनिकों के द्वारा उसको रोका गया था, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड क्षेत्र है और क्योंकि ये जो झील का लगभग सीन ऐसा है कि LAC जो है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो झील के मध्य से गुजरती है और इसका जो 40% क्षेत्र है, 50% क्षेत्र है वो चाइना की तरफ आता है, 40% क्षेत्र है उस पर भारत का कब्जा है। प्लस क्या है कि 10% जो क्षेत्र है ना, उसको विवादित क्षेत्र कहा जाता है और इसी विवादित क्षेत्र पे चाइना के द्वारा एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। दोनों किनारों को जोड़ने के लिए इस नए पुल का निर्माण किया जा रहा है और इसके चलते ये जो 200 किलोमीटर की दूरी है ना, जो 12 घंटे में पूरी हो रही थी, वो अब 3 से 4 घंटे के अंदर पूरी कर देगा। तो इसलिए चाइना के द्वारा इस पुल का निर्माण किया जा रहा और भारत के द्वारा इसका विरोध किया था। ये जो पुल है, वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके 25 किलोमीटर आगे वाले क्षेत्र के अंदर, यानी चीन का जो क्षेत्र है इस झील का, उसके क्षेत्र के अंदर ये पुल बन रहा है। LAC से भी 25 किलोमीटर चाइना की तरफ ये पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह थे जो बाद में आए। ठीक है, ये देख सकते हो आप मैप के अंदर, देख सकते हो ऊपर पेंगोंग सो लेक है, ये LAC वगैरह है और ये लेटेस्ट क्या है कि फायर अब यहाँ पे क्या नीचे इस पेंगोंग झील के नीचे क्या है कि एक चुशल घाटी भी है। ये घाटी भी याद रखना, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो 1962 की लड़ाई के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल ग्राउंड था चुशल घाटी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें वगैरह दे रखी है जो ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है। दोनों आर्मियों की तरफ से स्टेटमेंट वगैरह भी आया था। पेंगोंग सो झील एक 135 किलोमीटर लंबी 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक झील है जो दोनों देशों के बीच में आती है और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के श्रृंखला है उसके अंदर स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। कितनी किलोमीटर ऊंची ऊंचाई है? 14,000 फीट ऊंची है और 135 किलोमीटर लंबी है ये झील। और ये 33 जियो सिंक्लाइन से बना हुआ है। जो 33 भूसागर था उसकी वजह से ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ था। तो ये अवशेष के तौर पे थी। जो पेंगोंग सो झील है वो 33 जियो सिंक्लाइन के अवशेष के तौर पे अभी भी ये बनी हुई है। और इस झील का 45 किलोमीटर एरिया, मैं थोड़ा सा 40 किलोमीटर बोल दिया था, 45 किलोमीटर एरिया है वो भारत के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। ये देख सकते हो आप मैप के अंदर। मैंने आपको थोड़ा सा मैप के बारे में बता देता हूँ। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पेंगोंग सो झील है और इसका जो चाइना वाला जो क्षेत्र के अंदर है, देखो LAC ये बीच से गुजर रही है। इसकी जो LAC है रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये बीच से गुजर रही है और इसका 45 किलोमीटर एरिया है वो भारत के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बाकी ये जो चाइना वाला जो क्षेत्र है इस झील के, वहाँ पे इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसके ऊपर हॉट स्प्रिंग है, आप देख सकते हो। और ये जो पेंगोंग सो झील है, इसी झील के फिंगर पॉइंट्स भी हैं, यानी फिंगर चोटियाँ वगैरह भी है। ऐसे कुछ तीखी एक तरह से नुकीली आकार की क्या की चोटियाँ वगैरह हैं इस झील की तरफ ऐसे झुकी हुई, तो उनको फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। और 8 फिंगर हैं उस तक भारत, ये बोलता है कि 8 फिंगर तक भारत पेट्रोलिंग वगैरह कर सकता है। भारत की LAC वगैरह है। तो ये डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, इसलिए क्या है कि इस पर लगातार होता रहता है। ऊपर गलवान वैली है, ये सियाचिन ग्लेशियर है और यहाँ पे सक्सम घाटी है। ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों NPT के बारे में बात करते हैं। परमाणु हथियारों की अप्रसार संधि के बारे में बात करते हैं। क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि अभी इसकी एक नवीनतम समीक्षा की गई थी। ये 1968 में NPT संधि आई थी और 1970 में लागू हुई थी। लेकिन हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसके बारे में भी आगे बताऊंगा आपको। तो इस संधि की एक तरह से नवीनतम समीक्षा वगैरह की गई थी और स्टेटमेंट जारी किया गया था। किसके द्वारा? स्थायी सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों के द्वारा, कि हम क्या करते हैं, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लेते हैं। क्योंकि हाल ही के अंदर यूक्रेन के अंदर NATO और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है और साथ में ताइवान और चाइना का मामला वगैरह चल रहा है। तो इसलिए क्या है कि NPT की आवश्यकता वगैरह, इस पर स्टेटमेंट वगैरह डाला गया था कि हम परमाणु हथियारों को प्रसार है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा बोला गया था। अभी आपको संधि के बारे में बताता हूँ। NPT क्या है? एक बहुपक्षीय संधि है।
बहुपक्षीय संधि है। इस संधि पे साइन कब हुए थे? 1967 में ये संधि आई थी और लागू कब हुई थी? 1970 के अंदर। इस संधि के अंदर 3 चीज़ों पे फोकस किया गया है। ये विश्व के अंदर परमाणु हथियारों के जो प्रसार है उसको रोकने के साथ में, सीमित करने के साथ साथ में ये 3 काम करती है। पहली बात तो अप्रसार करना, यानी प्रसार है परमाणु हथियारों को, उस पर रोक लगाना। कोई भी सदस्य देश है किसी को परमाणु हथियार वगैरह बेच नहीं सकता, ये काम करने का लिए इस संधि के अंदर। दूसरा निरस्त्रीकरण, यानी जो किसी को परमाणु हथियार बनाने भी नहीं देना, निरस्त्रीकरण पे बढ़ावा देता है। जिन्होंने बना लिया उनको कम किया जाए, जैसे ईरान के साथ समझौता वगैरह करा के, उत्तरी कोरिया के साथ में ऐसा चल रहा है। और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, जो परमाणु ऊर्जा है परमाणु हथियारों पर रोक लगाती है, लेकिन यदि परमाणु संबंधित कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उद्देश्य से प्रयोग वगैरह किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो उसकी अनुमति है सभी देशों को। तो ये 3 परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि है, उससे संबंधित ये बात वगैरह इस संधि के अंतर्गत की गई है। इस संधि के अंदर मेन चीज़ की ये प्रॉब्लम वगैरह है सभी देशों को कि इस संधि के द्वारा परमाणु हथियारी राज्यों का एक परिभाषा दी गई है। यानी विश्व के अंदर परमाणु हथियार से संबंधित कहे गए जो राज्य हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने भी अपने परमाणु हथियार वगैरह बना लिए, उनको परमाणु हथियारों से संपन्न राष्ट्र का दर्जा देती है। और इस संधि के अंतर्गत यानी 1967 से पहले 5 देशों ने परमाणु हथियार बना लिए थे और उन्हीं 5 को परमाणु हथियारों को रखने की अनुमति दी गई है। तो एक तरह से भेदभावपूर्ण संधि है ये। परमाणु हथियारों से संपन्न और गैर परमाणु हथियारों से जो संपन्न राष्ट्र है उन दोनों के बीच में विभाजन करती है। 1967 के बाद में कोई भी परमाणु हथियार वगैरह बना रहा है उसको परमाणु राज्य का दर्जा नहीं देती, उसका विरोध करती है। लेकिन 1967 से पहले जिन 5 राज्यों ने, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्होंने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे, तो इनको परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र का दर्जा इस संधि के माध्यम से दिया गया है। तो एक तरह से भेदभावपूर्ण, ठीक है। इस संधि के द्वारा परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उद्देश्य का प्रयोग करने के लिए अनुमति दी गई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप मान लो परमाणु ऊर्जा का विकास नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं कर सकते, उपयोग वगैरह नहीं कर सकते, ये अलाउ है। जैसे भारत के अभी जो जैतापुर है महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ पे 6 परमाणु आधारित क्या है कि परमाणु रिएक्टर वगैरह है, फ्रांस के सहयोग से बना रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग एक एनर्जी के तौर पे किया जा रहा है। तो ऐसे क्या है कि अलाउ है एक तरह से, ठीक है। ये वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर वेपन इन्वेंट्रीज हैं, जहाँ पे कहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियर क्या है कि वार हेड यानी न्यूक्लियर हथियार वगैरह सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भाई? यूएसए के पास में। रशिया के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। गोला बारूद देखो ना कि तो 6255 के आसपास, ये आंकड़े वगैरह इंपॉर्टेंट है, ये बस आप फैक्ट याद रखिए। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? तो रशिया के पास। सेकंड नंबर पे यूएसए, जिसके पास सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जो चाइना है उसके पास 350 के प्लस क्या है वार हेड है। चौथे नंबर पे है फ्रांस, 5वें नंबर पे है यूके और 6ठे नंबर पे पाकिस्तान। इनका कंपैरिजन वगैरह जरूरी है इंडिया और पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के पास में रिपोर्ट के अनुसार 165 न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं और भारत के पास 156 के आसपास है। और हाल ही के अंदर यूएसए की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई थी कि भारत के द्वारा भी परमाणु हथियारों को, जो जखीरा है भारत का परमाणु हथियारों का, वो बढ़ाया जा रहा है। परमाणु हथियार वगैरह हैं उनकी संख्या वगैरह बढ़ाई जा रही है। तो पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार है, तो ये चीज़ याद रखना। इजराइल भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है और नॉर्थ कोरिया के पास भी परमाणु हथियार है। तो ये विश्व की महत्वपूर्ण कंट्रीज वगैरह हैं। ये सीपरी रिपोर्ट है 2021 की। तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? रशिया के पास। और 5 परमाणु संपन्न राष्ट्र वगैरह हैं, उनको हथियार वगैरह रखने की अनुमति दी। अब एनपीटी के प्रति भारत का रुख के बारे में बात करते हैं। भारत विश्व के 5 उन देशों के अंदर शामिल है जिन्होंने एनपीटी पे साइन नहीं किया। भारत जब से ये संधि वगैरह आई है, भारत ने एनपीटी पे साइन नहीं किया, ये चीज़ याद रखना। और 5 देश कौन कौन से? पाकिस्तान, इजराइल, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इनके पास, चारों देशों के पास में परमाणु संपन्न राष्ट्र। तो भारत उन 5 देशों में शामिल है जिन्होंने एनपीटी पे साइन नहीं किया, ये चीज़ याद रखना। और भारत हमेशा एनपीटी को भेदभावपूर्ण मानता है कि 5 देशों को आप परमाणु संपन्न राष्ट्र बना रहे हो, लेकिन जिन्होंने परमाणु संपन्न राष्ट्र और भी हैं उनको आप एक तरह से गैर परमाणु राष्ट्रों के साथ आप भेदभाव कर रहे हो। तो ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। और
भारत क्या है कि जो 5 परमाणु हथियारों शक्ति है, 5 देश हैं, उनके एकाधिकार को वैध बनाने, क्योंकि ये संधि क्या करती है कि 5 राष्ट्रों को बोल दिया कि आप परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, उन पे ठप्पा लगा दिया कि हाँ भाई वो वैध है, जबकि सारे के सारे और कोई भी हथियार वगैरह बना रहा है वो अवैध काम कर रहे हैं। तो इसलिए भारत के द्वारा इस संधि का विरोध किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, नाटो के बारे में बात करते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये नाटो की फुल फॉर्म है, नाटो, NATO। क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि हाल ही के अंदर रसिया यूक्रेन के अंदर क्या है कि इंटरफेरेंस कर रहा है, क्रीमिया पे अधिकार कर लिया था। उसके बाद में यूक्रेन के अंदर क्या है कि अभी आंदोलन वगैरह चल रहा है और रशिया के द्वारा बड़े स्केल पे क्या आर्मी वगैरह तैनात कर रखी है। और नाटो, यूक्रेन क्या है, एक नाटो मेंबर है, तो यूक्रेन नाटो मेंबर है, ये याद रखना। और नाटो मेंबरों का ये प्रिंसिपल रहता है, यदि किसी देश पे, एक देश पे यदि किसी राष्ट्र के द्वारा आक्रमण किया जाता है, नॉन नाटो यानी गैर नाटो सदस्य के द्वारा यदि किसी नाटो सदस्य पे यदि हमला वगैरह किया जाता है, तो ये पूरा जो नाटो मेंबर है, जितने भी नाटो मेंबर हैं, लगभग 30 मेंबर हैं अभी, उन पे हमला समझा जाएगा और सारे के सारे मिल के क्या है कि उस देश के, गैर नाटो देश पे हमला करेंगे। तो ये नाटो का प्रिंसिपल है, ये चीज़ याद रखना दोस्तों। नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। क्या है? सैन्य गठबंधन, ये चीज़ याद रखना, सैन्य गठबंधन है। और ये वाशिंगटन संधि के द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सी संधि के द्वारा? वाशिंगटन संधि के द्वारा। और स्थापना कब हुई थी? 1949 के अंदर। डेट मत याद रखिए, 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये वाशिंगटन संधि के तहत एक सैन्य गठबंधन है, ये चीज़ याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1949 के अंदर, तब इसमें 12 सदस्य थे और बढ़ के कितने हो गए? 30 सदस्य हो गए। और नया सदस्य कौन सा है? 2016 ये 19 के अंदर शामिल हुआ था, उत्तरी मैसेडोनिया। तो उत्तरी मैसेडोनिया है, वो नए सदस्य के तौर पे इसमें नाटो के अंदर शामिल हुआ था। याद रखना दोस्तों, इसका मुख्य काम है कि उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के अंदर सुरक्षा वगैरह सुनिश्चित करने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी। ये एक तरह से रशिया को काउंटर करने के लिए शीत युद्ध हुआ था, तो उस टाइम क्या है कि रशिया को काउंटर करने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, वन लाइन करंट अफेयर्स के तौर पे देख लेते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे को ना, न्यूज़ वगैरह क्या है कि इतने थोड़ा ज़्यादा रहती है, इसकी वजह से। लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, फिर भी क्या है कि 7 से 8 न्यूज़ रहती है, वो बच भी जाती है। तो लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। क्यों न्यूज़ के अंदर है? क्योंकि PMO के द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही के अंदर केंद्र सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार है, उसके पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ के अंदर था। यह पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2006 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा ये पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र और राज्य सरकारों के जो जिला और संगठन है, उनके द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव जो कार्य हैं, यानी इनोवेटिव कोई कार्य वगैरह है, उसको स्वीकार करने, उनको पहचानने, उनको पुरस्कृत करने के उद्देश्य से लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार, यानी जिला लेवल पे और संगठन वगैरह यदि कोई भी असाधारण कार्य कर रहे हैं, खासतौर से लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंदर, तो इसलिए उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये पुरस्कार 2006 में स्थापित हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना। इसके लिए वेब पोर्टल है, लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। कल त्रिपुरा के अंदर कुछ परियोजनाएं वगैरह हैं, उनका उद्घाटन हुआ था, जिसमें से एक टर्मिनल वगैरह महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा, ये कहाँ पे पड़ता है ये याद रखना। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो त्रिपुरा के अंदर। तो इस हवाई अड्डे का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। अन्य परियोजना वगैरह हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, मड कर्ब रियो वायरस के बारे में बात करते हैं। ये एक वायरस है जो आंध्र प्रदेश के अंदर हाल ही के अंदर पाया गया है, मड कर्ब रियो वायरस। क्यों न्यूज के अंदर है? इसका हिंदी नाम भी देख सकते हो, मड क्रेब रियो वायरस। ये क्या करता है? जंगली जो केकड़े रहते हैं उनकी सामूहिक मृत्यु का कारण बन रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर अभी हाल ही के अंदर पाया गया है कि जो जंगली केकड़े, जिनका नाम क्या है, स्काइला सेरेटा, इनकी सामूहिक मृत्यु का कारण ये वायरस है, रियो वायरस है, ये बन रहा है। ठीक है, ये वायरस किससे संबंधित है? रियो विरिडे परिवार से संबंधित है। रियो विरिडे जो परिवार है उससे ये वायरस संबंधित है, जो मुख्य रूप से जो जंगली केकड़े रहते हैं उनकी सामूहिक मृत्यु के लिए ये वायरस प्रमुख रूप से जिम्मेदार रहता है। इसकी वायरस के चलते जो केकड़े वगैरह रहते हैं उनमें हेपेटो पेनक्रियास, आंत वगैरह, गलफड़े वगैरह हो गए,
उसके उत्तक वगैरह हैं उनको प्रभावित करके उनको मार देता है। तो ये वायरस आप याद रखना, मड क्रेब वायरस है, वो केवल केकड़ों को प्रभावित करता है और हाल ही के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर पाया गया था। इसी के साथ में जो 6 जनवरी की जो करंट अफेयर्स थी वो कवर की है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों, और साथ में आपसे गुजारिश भी है कि आप इसको शेयर कर दिया करो ना। जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा नए चैनल के लिए अच्छा रहेगा और नए लोग जुड़ेंगे इसके साथ। मैं कुछ नया लेके आऊँगा आपके लिए, एक तरह से पिटारा बोल सकते हो आप। मैं अभी होल्ड करके बैठा हूँ, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद और शुभ दिन।